यस, सो लास्ट क्लास में हमने शेप्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बारे में देखा था। जैसे कि एस ऑर्बिटल होता है, उसका शेप कैसे होता है निर्भय? एस ऑर्बिटल का, एस ऑर्बिटल सोचो फिर बोलो। एस ऑर्बिटल, एल इज इक्वल्स टू 0, स्फीयर। हाँ, आर विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या होता है? स्फीयर होता है। फिर पी में क्या होता है? डम्बल शेप, और डी में डबल डम्बल शेप। ओके, कैसे ड्रॉ करना है बताया था। हाँ ओके, चलो, और वो एक्स वाई और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंगली कैसे ड्रॉ करना है वो हमने डिस्कस किया था। नाउ एनर्जीज ऑफ द, अभी जो भी टॉपिक है हम साथ में ही ले लेंगे। सो एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल, देखो जो ऑर्बिटल्स है हमारी, वैसे तो हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स जो है, n इज इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट, n इज इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट, n इज इक्वल्स टू 3 ऑर्बिट, वो तो हमें पता ही है कि उसके बीच में एनर्जी डिफरेंस है। जैसे जैसे न्यूक्लियस के दूर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। मामा के घर जाना है, ओके, तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, और न्यूक्लियस के पास होंगे तो एनर्जी कम रहेगी। अच्छा, तो एनर्जी ऑफ दी, अब ऑर्बिटल्स की बात करें तो ऑर्बिटल्स में भी एनर्जी डिफरेंस होता है, ओके, बट बहुत बहुत कम होता है। मतलब कि जैसे कि हम ले 2s और 2p, 1s है, अब 1p तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर 2s लेते हैं। तो 2s एंड 2p, 2s एंड 2p के बीच में भी एनर्जी डिफरेंस है, बट वेरी 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 लेस एनर्जी डिफरेंस है। देखो यहां पर हमारा न्यूक्लियस है। नाउ दिस इज n इज इक्वल्स टू 1, दिस इज n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5। तो हमें पता है कि ये n इज इक्वल्स टू 1 है, ये n इज इक्वल्स टू 3 है, तो n इज इक्वल्स टू 3 की एनर्जी n इज इक्वल्स टू 1 की एनर्जी से ज्यादा होगी, वो तो पता ही है हमें। बट साथ साथ में अब क्या बोल रहे हैं हम? ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं कि सपोज ये 1s ऑर्बिट और 1s ऑर्बिटल है, ये कौन सी है? 2 नंबर पे है, तो 2s, और यहाँ पर है कौन सी? 2p भी है, और 2p में भी 3 है, 2px, 2py, 2pz। अब कहने का मीनिंग क्या है? ये दोनों के बीच में तो एनर्जी डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी एनर्जी डिफरेंस है, बट बहुत 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 कम एनर्जी डिफरेंस है। हम सेम है ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों की एनर्जी क्या है? सेम। वैसे ही 3s, 3p, 3d आएगा, उनकी भी एनर्जी हम सेम ले सकते हैं। 3s, 3p, 3d, उनकी भी एनर्जी हम क्या ले सकते हैं? सेम ले सकते हैं। कब? जब खाली है। जब खाली है तब, जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तब हमें पर्टिकुलरली जो थोड़ा सा भी डिफरेंस है ना, तो उसमें वो कंसिडर करना पड़ेगा। अभी इलेक्ट्रॉन भर नहीं रहे, खाली है, तो हम बोल देंगे कि भाई 2s इज इक्वल्स टू 2p। ओके, तो मेरे पास सपोज हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैं डाल दूंगा कहां पर? 1s में। फिर हीलियम है, तो हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन, तो s में तो 2 जा सकते हैं ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी मैं डाल दूंगा कहां पे? 1s में। फिर लिथियम लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में डाल दिए, अब तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन डालूंगा मैं 2s में। क्यों 2s में ही डाला? 2p में क्यों नहीं डाला? 2s में ही क्यों डाला? 2p में क्यों नहीं डाला? उसके लिए ही तो हमें ये 3 रूल देखने हैं। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है? 2s की एनर्जी 2p की एनर्जी से स्लाइटली, बहुत 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 एकदम कम डिफरेंस से कम है। मतलब इसकी एनर्जी ऐसा समझो 1, इसकी एनर्जी ऐसा समझो 1 जूल है। ओके, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? 0.99999999 जूल, तो वो तो 1 ही हुई ना। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए इसकी कंपेयर में तो कम है। अदरवाइज अगर देखेंगे हाइड्रोजन के लिए बोले अगर हम कि 2s और 2p में क्या डिफरेंस है, तो भाई कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन तो वहां 1s में भर के बैठा हुआ है, 2s 2p वो सब तो खाली है उसके लिए। अंडरस्टूड? ओके, तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, तो अभी हमें वही सीखना है 3 रूल से, आउटबाउ, पॉली एंड वुंड के रूल से हमें सीखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो भरेंगे कैसे। देखो जो बोर्ड में गिवन है वो बता रहा हूं। The orbitals having the same energy are called degenerate. जिनकी सेम एनर्जी होगी उनको क्या बोलेंगे? Degenerate. Okay. So the 1s orbital in a hydrogen atom, as said earlier, correspond to the most stable condition and is called the ground state. तो 1s होगा ना, 1s उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट, क्योंकि सबसे पहला ही वो है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाद कहीं पे आता हो, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो,
वो जाएगा कहाँ पे, 1s में ही जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। एंड ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए। कोई पूछ ले शायद, मतलब नहीं पूछा जाएगा, मतलब स्कूल में नहीं पूछा जाएगा। JEE नीट के लिए तो हमें ये NCERT पूरी मतलब आनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पता होना चाहिए। JEE नीट, गुजकैट, ओके, उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं आएगा। ओके, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ या बोर्ड की बात कर रहा हूँ। 12th में होंगे तो बोर्ड, अभी कई स्कूल में तो जो गवर्नमेंट स्कूल, तुम्हारे स्कूल में 11th का पेपर भी बोर्ड से आएगा, 11th का पेपर भी बोर्ड में से आएगा। ओके, बट जो स्कूल में से निकालते हैं वैसा ही होगा। कहने का मीनिंग है क्यों बोर्ड में से आएगा, क्योंकि जो अभी से बताएंगे कि भाई इतने चैप्टर जून में कंप्लीट होने चाहिए, इतने चैप्टर जुलाई में कंप्लीट होने चाहिए, तो स्कूल वाले वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा ही, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम में इतने चैप्टर है तो स्कूल वालों को फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज होगा नहीं। तो गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा होगा क्या कि बोर्ड में से, अभी वो स्कूल के पास चॉइस है, स्कूल के पास चॉइस है कि गवर्नमेंट बोर्ड मतलब गवर्नमेंट स्कूल हो तो बोर्ड की तरफ से जो पेपर आता है वो उनको रखना हो तो रखेंगे, और ना रखना हो तो वो अपना खुद का पेपर भी निकाल सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में बोर्ड से पेपर आता है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अभी उनको वही पेपर ऐसे एग्जाम रखना हो तो रख सकते हैं, और अगर ना रखना हो तो वो अपना भी बना सकते हैं, सिर्फ नाम अपना कर देंगे और कंटेंट वही रखेंगे, वो भी कर सकते हैं। ओके, बट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे या ना पूछे, जो भी बोर्ड तरफ से आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, वो सब मैं बताऊंगा, पहले ये समझ तो ले सब कुछ। तो डीजनरेट कौन सा, सेम एनर्जी वाले डीजनरेट। ग्राउंड स्टेट कौन सा, 1s को ही ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन रेसाइडिंग इन दिस ऑर्बिटल इज मोस्टली स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। मतलब 1s पे होगा तो स्ट्रांगली ही हेल्ड होगा, क्योंकि वो तो सबसे नजदीक वाला है। एन इलेक्ट्रॉन इन द 2s 2p और हायर ऑर्बिटल्स इन अ हाइड्रोजन एटम इज इन द एक्साइटेड स्टेट। मतलब क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर है, ऐसे 1s में है, ये उसका ग्राउंड स्टेट है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे ही इसको थोड़ी भी एनर्जी मिलेगी तो एक्साइट हो जाएगा, मामा के घर जाना है, बहुत एक्साइटमेंट है, तो वो एक्साइट होके कहां चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब भाई यहाँ भी आ सकता है, 3 भी n=3 पर भी जा सकता है, उसकी मर्जी, उसका मामा का घर बहुत दूर है सपोज, ओके, तो वो दूर भी जा सकता है, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। और इसके अलावा बाकी की सारी 2s 2p 3s 3p 3d सब कुछ क्या कहलाएगा, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइट हो गया है वो, बहुत ज्यादा एक्साइट, कहीं घूमने जाना हो तो कैसे एक्साइट हो जाते हैं वैसे। ओके, तो एक्साइटेड स्टेट देखो, 1s फिर 2s 2p भी एक्साइटेड है, 3s 3p 3d भी एक्साइटेड है। ये दूसरी फिगर है, देखो फिगर 1 हाइड्रोजन एटम के लिए है, फिगर 2 मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटॉम्स। नोट दैट ऑर्बिटल्स फॉर द सेम वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैव द सेम एनर्जीज इवन फॉर डिफरेंट एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर हाइड्रोजन एटॉम। क्या बोल रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया, वो क्या बताया कि 1s है, लेकिन उसके बाद अगर हम 2s और 2p लेंगे तो हाइड्रोजन के लिए 2s इज इक्वल्स टू क्या बोला जाएगा, 2p। 2s और 2p सेम ही है, क्यों, अंदर कुछ भरा हुआ ही नहीं है, खाली है वो तो, डन। एकदम कम डिफरेंस होता है वो, कितना मैंने जैसे एग्जांपल थ्रू बताया, 1 जूल और दूसरा 0.99999999 जूल, इतना छोटा सा डिफरेंस। लेकिन अगर तुम हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हो तो दोनों सेम ही है, ऐसा ही बोल देना है। ये छोटा सा डिफरेंस भी कंसिडर नहीं करना है। ये छोटा सा डिफरेंस कंसिडर कब करना है, हाइड्रोजन के बाद, हाइड्रोजन मतलब हीलियम के भी बाद, जब तुम n=1 से आगे आ जाओगे तब वो छोटा सा डिफरेंस कंसीडर करना है। देखेंगे अभी कैसे करना है, क्या है वो सब बताता हूं। तो ये दूसरा एटॉम के लिए है, अब दूसरे सारे एलिमेंट्स के लिए कैसा है, 1s यहाँ पे, फिर 2s, फिर उससे ज्यादा, देखो 2s और 2p कम एनर्जी डिफरेंस है, डिफरेंस तो है लेकिन कम एनर्जी डिफरेंस है। फिर 3s 3p, फिर 3p के बाद क्या आ जाता है, 4s, फिर 4s के बाद, अब ये क्या सर 3 चल रहा था बीच में, 4s घुस मार दी, ओके, वो घुस क्यों मारी वो बता रहा हूं। तो 3p के बाद कौन आ गया, 4s, 4s के बाद कौन आया, 3। ये सब लोचा जो है वो हम समझने वाले हैं, ओके, समझेंगे तो याद रह जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, देन यही सब कुछ दिखाया गया है, ये सब तो अभी मैं तुम्हें समझा ही रहा हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द इफेक्ट विल बी लोवर्ड, मतलब कि इफेक्ट यहाँ से बता रहा हूँ,
the attractive interactions of an electron increases with the increase of positive charge on the nucleus. मतलब कि अगर तुम न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कर दोगे, जैसे कि सोडियम है तो 11 प्रोटॉन और उसके सामने 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं न्यूक्लियस पे प्रोटॉन ज्यादा कर दूं, पॉजिटिव ज्यादा कर दूं, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, अब तो सपोज 15 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। वो टग ऑफ वॉर खेला है ना, तो पहले सेम था, उस साइड 11 प्रोटॉन, इस साइड 11 इलेक्ट्रॉन, ओके, तो बैलेंस वाला था थोड़ा। और अब तो कैसा है, उस साइड 20 प्रोटॉन और इस साइड इलेक्ट्रॉन कितने, वही 11 ही, तो ये तो ऐसे ही खींच के चले जाएंगे तुरंत। डन, फोर्स बढ़ गया है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया है। तो due to the presence of the electron in the inner shells, the electron in the outer shell will not experience the full positive charge of the nucleus. The effect will be lowered due to the partial screening of positive charge on the nucleus by the, सब कुछ समझाता हूँ, by the inner shell electrons. This is known as the shielding of the outer shell electrons from the nucleus by the inner shell electrons, and the net positive charge experienced by the outer electrons is known as effective nuclear charge. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं और शील्डिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं। हमें ये शील्डिंग इफेक्ट बहुत 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 ज्यादा डीपली पढ़ना है क्लास 12 में, तो अभी सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन गिवन है। ओके, तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या है वो समझ लो, शील्डिंग इफेक्ट एंड ऑल हमें समझना है कि क्यों, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हम यहाँ पर ही फील कर रहे हैं, यहाँ पर फील नहीं कर रहे, तो उसके लिए हमें रूल सीखने हैं, वो अभी हम सीखते हैं। लेकिन अभी के लिए सबसे पहले याद रखो मतलब समझो, हाइड्रोजन हमने लिया, हाइड्रोजन लिया तो उसके लिए फील करेंगे, तो कहाँ पहले फील करेंगे, 1s में। अब 1s को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, वो हमने देखा। फिर 2s और 2p, हाइड्रोजन के लिए 2s और 2p क्या हो जाएगी, इक्वल एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए। ओके, 2s और 2p इक्वल एनर्जी वाली हो जाएगी। हाइड्रोजन के लिए ही 3s, 3p, 3d वो सब क्या हो जाएगा, इक्वल एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स हो जाएगी। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। 4s लेना हो तो 4s भी ले लो, 4s, 4p, 4d, 4f, वो सब हाइड्रोजन के लिए, उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस नहीं है, वैसे ही खाली पड़ी है। ओके, लेकिन दूसरे सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, दूसरे सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये जो एनर्जी है वो एनर्जी लेवल ऑर्बिट का ऐसा नहीं है। देखो कैसा है, तो ये तो है एनर्जी लेवल। जैसे तुम्हें सबसे पहले अगर पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, फॉर हाइड्रोजन एटॉम। ओके, एनर्जी मतलब जो हमारी एनर्जी लेवल है ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स की, वो कैसी है, तो सबसे पहले क्या आएगा, 1s। डन, उसके बाद क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 के बाद n इज इक्वल टू 2, तो वहां पे क्या आ जाएगा, उसकी एनर्जी कैसी है, ज्यादा, तो मैंने देखो लेस देन रखा है 2s, और फिर 2p भी होगी। लेकिन हाइड्रोजन के लिए ये दोनों क्या है, सेम है। डन, फिर 2s के बाद 2 के बाद आ जाएगा 3, तो 3s आएगा, 3p आएगा, 3d भी आएगा। लेकिन फिर भी हाइड्रोजन के लिए ये सब तो खाली है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल। वैसे ही तुम जहां तक जाना चाहो वहां तक जा सकते हो, 4s, 4p, 4d, 4f। कहने का मीनिंग क्या है कि उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस होगा नहीं। अब दूसरे जो है उनके लिए, मतलब हाइड्रोजन के अलावा जो है उनके लिए सेम नहीं है, उनके लिए 2s और 2p सेम नहीं है, 2s और 2p के बीच में डिफरेंस है। ये ग्राफ में देखा ना हमने, देखो ये 2s और ये 2p, तो एनर्जी, ये एनर्जी लेवल शो कर रहा है, तो एनर्जी किसकी कम है, 2s और 2p में 2s की कम है, 2p की उससे ज्यादा है। इसकी बात करें तो 3s की कम है, फिर उससे ज्यादा 3p की है, फिर 3d आना चाहिए, लेकिन 3d को बाद में लाते हैं, वो 4s आ गया। वो क्यों आया वो सब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। डन, ओके, तो ये हमने समझा। अब देखो इतना ये आया है, शील्डिंग इफेक्ट तो पढ़ लेता हूँ, अदरवाइज इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट समझ लो इसको, बहुत डिटेल्ड में हमें 12th में समझना है। ओके, जितना गिवन है उतना ही मैं बता रहा हूँ। ओके, चलो, the energy of an electron in a multi-electron atom, unlike that the hydrogen atom, depends not only on its principal quantum number but also on its azimuthal quantum number। मतलब कि हाइड्रोजन के अलावा दूसरे जो होंगे उसमें सिर्फ n के ऊपर डिपेंड नहीं है, l के ऊपर भी डिपेंड है। मतलब n और l दोनों क्वांटम नंबर के ऊपर उसकी एनर्जी डिपेंडेंट है।
ओके, तो इन शॉर्ट यही कहना चाह रहे हैं। अभी ये रूल का हम ये जो रूल बोला, ये सेंटेंस जो बोला ना, उसका यूज करेंगे हम। क्या, कैसे लेना है, एन और एल दोनों पे डिपेंड करता है। हाइड्रोजन के लिए क्या है, सिर्फ एन पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि पहले ही घर में डाल देना है, 1s में ही डाल देने हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा क्या है, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए वो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, मतलब ऑर्बिटल्स की एनर्जी होगी, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दो चीजों के ऊपर, दो क्वांटम नंबर के ऊपर। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर l, दोनों के ऊपर डिपेंड है। समझ में आया? अब दोनों, अभी मैं बता देता हूं, फिर पढ़ते हैं वापस। अगर दोनों के ऊपर डिपेंड है तो किसकी एनर्जी ज्यादा और किसकी एनर्जी कम, तो क्या करना होगा, तुम्हें n और l का सम करना है। n और l का सम करना है। जिसका सम ज्यादा आया उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका सम कम आया उसकी एनर्जी कम। जैसे कि ये बीच में घुस गया था ना, तो देखते हैं अभी। देखो उसकी ये बात, ये तो हो गया है, इसको ये आगे पढ़ते हैं, लेकिन ये आ गया तो सेंटेंस आ गया, फिगर भी देख ली, तो हमने अब उसका मीनिंग समझा देता हूं। क्या आया, 3p। अभी 3p के बाद कौन आना चाहिए था, 3d, लेकिन बीच में कौन घुस गया, 4s। तो हम देखते हैं, देखो 3p एंड 4s, उसमें n प्लस l करते हैं। 3p के लिए n क्या होगा, वेरी गुड, l क्या होगा, 2 होगा। और वैसे भी हमने देखा था क्या, L 0 1 2 3, तो S P D और F। यहां पे कौन सी है, P। P मतलब क्या, L की वैल्यू 0 to n-1 होती थी। 0 to n-1 मतलब 0 to n जितना भी हो उतना, तो 3 है, तो 3 - 2 कितना, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। तो L की वैल्यू कितनी होती थी, प्लस और माइनस, मतलब हम 2 लिखते थे, तो मतलब -2 -1 0 +1 +2 वैसे लिखते थे। बट यहाँ पर वो तो कब, जब तुम पर्टिकुलर ढूंढ रहे हो। यहाँ पर तो तुम्हें बोला ही गया है कि p ऑर्बिटल है, तुम्हें ढूंढनी नहीं है, तो क्या होगा 1। क्यों? क्योंकि p मतलब क्या, l = 1, तो l = 1, तो l प्लस l कितना हो गया, 4। डन। अब यही चीज इसके लिए करते हैं, तो देखो यहाँ n = क्या हो जाएगा, 4, और l = 0, s के लिए 0, तो n प्लस l कितना हो जाएगा, 4। अब ये तो मैंने रूल बताया, कौन सा, ये तो दोनों सेम आया, कोई और एक बता। इसका भी है सॉल्यूशन, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें जो है वो समझना, वो समझा दूं। इसका सॉल्यूशन भी है। अभी हम 3D ले लेते हैं। ओके, तो n = क्या, 3, l = 2, n प्लस l 5। समझ में आया? अब इन दोनों की कंपेयर में 3D की एनर्जी ज्यादा है। डन। तो देखो 3p और 4s की कंपेयर में 3D की एनर्जी ज्यादा है। डन। आया समझ में? और एक नीचे भी है, 3p लिया ना, तो 3s ले लेते हैं, 3s के लिए गिनते हैं। n = 3, l = 0, n प्लस l = 3। देखो 4 4 5 और ये आया 3, मतलब 3s की एनर्जी 3p और 4s और 3d से भी कम है। तो देखो ना, 3s की एनर्जी 3p 4s 3d से कम है। समझ में आया? ओके। अब ये तो बात हो गई सर, जब ज्यादा आएगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा, कम आएगा तो कम। इसमें क्या करें, जिसमें सेम आ गया, सेम आ गया उसके लिए तो पता ही है हमें, थोड़ा लॉजिक लगाओ। क्या, यहाँ पर देखो n = 3 है, n = 4 है, मतलब ये न्यूक्लियस 1 2 3 4, तो ये क्या है, 1 2 3 4 एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये 3p है और 4s सपोज यहाँ होगा। अभी तुम ही बता दो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 4s की, क्योंकि वो ज्यादा दूर है, तो 4s की एनर्जी ज्यादा है। आ जाओ यहाँ पर, 4s की एनर्जी ज्यादा है। तो अगर नंबर सेम भी आ जाए 4 4, तो फिर तुम्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो देख ही लेना है ना, जिसके आगे 3 होगा, किसी के आगे 4 होगा, 4 ज्यादा बड़ा है तो 4 की ज्यादा एनर्जी। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले n प्लस l करो, जिसका सम ज्यादा आए उसकी ज्यादा एनर्जी, और जिसका सम कम आए उसकी कम एनर्जी। अगर सम सेम आ गया तो जो न्यूक्लियस से नजदीक है उसकी कम एनर्जी, और जो दूर है वो उसकी ज्यादा एनर्जी। सिंपल, वो तो हमने पढ़ा ही है। डन। समझ में आ गया? ये पूरा जो बोल रहे हैं ना, उसमें इतना ही समझना था, फिर भी हम पढ़ेंगे लेकिन समझना इतना ही था। डन। ओके, चलो
So that is for a given principal quantum number SPDF all have different energies. Yes, within a given principal quantum number the energy of the orbital increases in the order of SPDF. मतलब कि अगर एक ही ले ले हम एक कोई भी एक 4 ले लेते हैं तो 4 में क्या n इज इक्वल टू 4 में क्या होगा 4s 4p 4d एंड 4f इतना सब कुछ होगा। अब इसमें कैसे एनर्जी होगी तो s की सबसे कम, उससे ज्यादा p की, उससे ज्यादा d की और उससे ज्यादा f की। अगेन उनके बीच में बहुत कम एनर्जी डिफरेंस है लेकिन है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 4s 4p 4d 4f सबका एनर्जी क्या ले लेंगे सेम। ओके, जहां भरा नहीं है उसके लिए सेम ले लेंगे। डन। सपोज यहाँ 3 तक का ही भरा हुआ है, 4s पूरी खाली है तो 4s खाली है तो 4s 4p 4d 4f सबकी एनर्जी सेम। लेकिन अगर भर रहे हैं तो भरने के लिए मतलब हाइड्रोजन के अलावा दूसरे जो है उनके लिए क्या, तो उनके लिए s की कम है, उससे ज्यादा p की है, उससे ज्यादा d की है और उससे ज्यादा f की है। अंडरस्टूड। क्यों ऐसा s की ही क्यों स्टार्टिंग s से ही क्यों किया? अभी तो बोला n प्लस l, अभी सबके लिए n तो क्या है 4, सबके लिए 4s। बहुत ठंडा हो गया। हाँ अच्छा, सबके लिए देखो, सबके लिए मैं क्या क्या ले रहा हूं 4s 4p 4d एंड 4f। तो सबके लिए n इज इक्वल टू तो 4 ही है, लेकिन सबके लिए l सेम नहीं है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो टोटल हो गया यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। कम है तो कम एनर्जी, ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी। डन। आ गया समझ में? चलो, The main reason आगे क्या है? For higher energy levels, these differences are sufficiently pronounced and staggering of the orbital energy may result 4s is less than 3d। वो अभी हमने देख लिया। 6s 5d से कम होगा, 4f 6p से कम होगा, वैसा सब आएगा। ओके, क्यों आएगा वो हमने डिस्कस कर लिया। क्यों? तुम अगर कैलकुलेट करो तो 6s n प्लस l करोगे और 5d का n प्लस l करोगे तो 5d का ज्यादा आएगा। ओके, क्यों ज्यादा आएगा देखो, करके देखो 6s और 5d। तो यहाँ क्या है 6 और प्लस 0, टोटल कितना आ गया 6। यहाँ पे क्या है 5 प्लस 0 1 2 s p d और f, तो 0 1 2 3 कितना है 8। डन। तो ऑब्वियसली 5 नंबर बड़ा 6 लग रहा है, क्या हुआ गड़बड़ है? डी में 2 आ रहा है। हाँ तो डी में 2 देख लो तुम, एस पी डी 2 आ रहा है। यस 2। ओके, वो कितना 7। ओके, तो नंबर 6 ज्यादा लग रहा है लेकिन एनर्जी किसकी ज्यादा है 5d। ओके, तो वैसे ही भरते मत जाना, वैसे क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे इसमें से। लिखो इलेक्ट्रॉन, अभी बताता हूँ, देता हूँ मैं। अच्छा चलो, the main reason for having different energies of the subshells is the mutual repulsion among the electrons in the multi-electron atoms। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि 4s 4p 4d 4f सभी एक ही ऑर्बिट्स में है। 4s एक n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 4 में ही 4s भी है, 4p भी है, 4d भी है, 4f भी है और सब में दो इलेक्ट्रॉन भी है। तो सभी नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे का इतने साथ नजदीक है तो रिपल्शन ही होगा ना। रिपल्शन होगा ना तो एक दूसरे को दूर फेंक देंगे तो एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो वही चीज बोल रहे हैं। ओके, the only electrical interactions present in hydrogen atom is the attraction between the negatively charged electron and positively charged nucleus। In the multi-electron system, besides the presence of attraction between the electron and nucleus, there are repulsion terms between every electron and other electrons present in the atom। मतलब जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। लेकिन ऐसा केस हाइड्रोजन के साथ नहीं है। क्यों? उसके पास है ही एक, उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही एक, तो किसके साथ रिपल्शन करेगा? रिपल्शन तो सेम चार्जेस के बीच में होंगे, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन 2 है ही नहीं, एक ही है। ये सब बात तो कहाँ आएगी? जहां 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा 4 6 8 ऐसे, मतलब कोई भी ऑड नंबर भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। ओके, thus the stability of an electron in a multi-electron atom
is because the total attractive interactions are more than the repulsive interactions. तो स्टेबिलिटी किसके लिए है? जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ, जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा है कंपेयर टू दी ये इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्जन हो रहा है उसकी कंपेयर में। सोचो अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन ज्यादा होता और न्यूक्लियस का फोर्स जो अट्रैक्शन है वो कम होता तो क्या होता? ये न्यूक्लियस है, ये फिगर हमने ड्रॉ की है ना, ऐसा समझो कि यहां पर हमने ऐसे लिए हैं 1 2 3 और ये 4, तो ये क्या है SPDF। अब ऐसा समझो कि इनके बीच में रिपल्जन हो रहा है आसपास, लेकिन न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियस ने इन सबको पकड़ के रखा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है और ये सारे नेगेटिव है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स है और उनके बीच में रिपल्शन फोर्स है। तो ऑब्वियसली एटॉम स्टेबल है, उसका मीनिंग क्या है? अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है और रिपल्शन फोर्स कम है। अगर रिपल्शन फोर्स ज्यादा होता और अट्रैक्शन फोर्स कम होता, ये ऐसे धक्का मार के एक को निकाल देते बाहर, एक को, दो को, तीन को, तू हट। क्यों? रिपल्शन फोर्स ज्यादा होता है अट्रैक्शन से। सोचो कि ये अट्रैक्शन फोर्स कम है तो ये बोलता है ये भाई साहब को निकाल देना, जगह ज्यादा रोक रहा है, तो वो ज्यादा निकाल देता। क्यों? अरे न्यूक्लियस कुछ नहीं बोलेगा, उसके पास ही कुछ नहीं है, ऐसे। क्यों? क्योंकि उसका फोर्स कम हो तब की बात है। लेकिन अच्छी बात है कि न्यूक्लियस का फोर्स क्या है? ज्यादा है। कौन सी? मतलब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है रिपल्जन फोर्स जो इलेक्ट्रॉन के बीच में है उसकी कंपेयर में। समझ में आ रहा है ना? पक्का। इनके बीच में रिपल्जन फोर्स है और ये और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है कंपेयर टू द रिपल्जन फोर्स, इसीलिए तो है इलेक्ट्रॉन अंदर एटॉम के अंदर। अगर रिपल्जन फोर्स ज्यादा होता अट्रैक्शन फोर्स से तो अट्रैक्शन फोर्स कम है। अट्रैक्शन फोर्स कम है मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कुछ ज्यादा अट्रैक्शन है, टूट जाएगा। जाओ भाई तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ये फेंक देगा इन लोगों। ये लोग रिपल कर देंगे कि भाई जा तू जा, ऐसे। समझ गए? पक्का? ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं। हाँ, in general the repulsive interactions of the electrons in the outer shell with the electrons, देखो फिर से, in general the repulsive interactions of the electrons in the outer shell with the electrons in the inner shell are more important। तो रिपल्जन कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये रिपल्जन तो ज्यादा है नहीं, ये रिपल्जन तो ज्यादा है नहीं। ज्यादा होता तो निकल जाते बाहर, लेकिन ज्यादा नहीं है। इसमें तो अट्रैक्शन फोर्स ही ज्यादा है। लेकिन कौन सा रिपल्शन फोर्स भी ज्यादा मैटर करता है? ये 3 है तो n = 3 पे भी होगी ना SPD, यहाँ पर भी है SPD। भाई ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इनके बीच में भी रिपल्शन फोर्स लगेगा। सभी नेगेटिवली चार्ज है, ये सब तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन लगेगा। तो ये जो सेम ऑर्बिट में है ना, उनका रिपल्शन इतना मैटर नहीं करता। मैटर कौन सा करता है? इन ये सबके बीच में इनके साथ जो लग रहा है वो मैटर करता है। तो वो बता रहे। अब फिर से सेंटेंस पढ़ रहा हूं, अब समझ में आएगा। देखो कहां गया? ऑन द अदर हैंड द अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, नहीं कहां गया? की स्टेबिलिटी पढ़ लिया। इन जनरल, देखो फिर से पढ़ रहा हूं, the repulsive interaction of the electrons in the outer shell, मतलब ये outer shell, okay, with the electrons in the inner shell are important। मतलब repulsive force यहां होगा उनकी कंपेयर में जो inner shells के साथ जो repulsion है वो ज्यादा मैटर करता है। okay, on the other hand the attractive interactions of an electron increases with the increase of positive charge on the nucleus। ये तो ऑब्वियस है। क्या? न्यूक्लियस पे अगर चार्ज बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ा और नेगेटिव चार्ज जितना है उतने का उतना ही रहा, ऑब्वियसली अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। सिंपल, ये तो ऑब्वियस है। ओके, नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल्स विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? समझ में आया क्या बोल रहे हैं? बता रहा हूं। क्या बोल रहे हैं कि ये लोग बीच में है, राइट? अभी यहाँ पे अगर हम ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा लगाया मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं न्यूक्लियस के पास से, इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे है वो इन लोगों पे आउटर शेल पे उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पा रहा है। ये बीच में आ रहे हैं, रोड़ा बन रहे हैं। ओके,
न्यूक्लियस का काम क्या है, सबको ही अट्रैक्ट करना, लेकिन सबसे ज्यादा कौन अट्रैक्ट होगा, ये। फिर उससे कम कौन होंगे, ये लोग। अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा क्योंकि दूर जा रहे हैं ना। अट्रैक्शन फोर्स तो हमें पता ही है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, जितना नजदीक होंगे ज्यादा अट्रैक्शन, दूर जाओगे तो कम अट्रैक्शन। ओके, तो ये नजदीक है तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन। फिर यहां जितना लगना चाहिए ना उतना नहीं लगेगा। क्यों, एक रीजन तो है डिस्टेंस, डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए उतना नहीं लगेगा, लेकिन दूसरा रीजन क्या है पता है, ये टेढ़ा है, ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये लोग भी नेगेटिव चार्ज है, तो बोले इनको खींचेंगे, इससे अच्छा मैं ही खींच जाता हूं पॉजिटिव चार्ज के टॉवर्ड्स में। तो इसकी कंपेयर में ये लोग के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स कम लगेगा। एक रीजन तो डिस्टेंस, ऑब्वियस डिस्टेंस है, ऑब्वियस रीजन है, लेकिन दूसरा रीजन क्या है, इसे ही बोलते हैं इफेक्ट। ओके, दूसरा रीजन क्या है, ये जो है आउटर, इसके लिए ये आउटर शेल है और इनके लिए ये इनर शेल है, तो ये जो आउटर शेल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा पा रहा है। क्यों, ये बीच में आ रहा है ना इसलिए। वैसे ही ये n=3 पर ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस नहीं लगा पा रहा है। क्यों, ये n=2 और n=1 बीच में आ रहा है ना इसलिए। हाँ बोलो सर, तो ऐसा देखे तो ये मतलब आगे बढ़ते बढ़ते तो लगेगा ही नहीं फिर किसी को, तो लगेगा नहीं। उस केस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाता है। करेक्ट, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उस केस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा ही नहीं है, तो उसको तुम मतलब जस्ट लाइक हम बोलते हैं ना कि उसको तुमने जैसे कि ऐसा समझो, ऑर्बिट में रहेगा ही नहीं। ऑर्बिट में नहीं रहेगा, चला जाएगा। चला जाएगा मतलब क्या पता है, ऐसे जो हम बोलते हैं ना कि कोई एक लिक्विड है, वाटर है, यहां पर रखा, अब उसको वेपोराइज करना है, 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना पड़ेगा तब जाके बॉयल होगा वो। ओके, और पेट्रोल रखा हो तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, चला जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों, उसके पेट्रोल वाले के इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, बहुत दूर है, ऑटोमेटिकली चले ही जाएंगे, थोड़ी एनर्जी एटमॉस्फेयर में से ले लेंगे, वेपोराइज। समझ में आया? ओके, ये सब कुछ हमें जब केमिकल रिएक्शन समझेंगे ना हम कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयन बना। ओके, जैसे कि सोडियम है उसको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, मैग्नीशियम है उसको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, उसकी 12 है। ओके, एटॉमिक नंबर, तो कौन जल्दी निकालेगा, 1 वाला या 2 वाला? मतलब 2 है, सोडियम है और मैग्नीशियम है, हम दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ हीट, तो किस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सोडियम में से या मैग्नीशियम में से? सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, ये मैं भूल ना जाऊं इसलिए उंगली रखी है। क्या बोल रहा हूं, यहां मेरे पास सोडियम है और मैग्नीशियम है, मैं इनको सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूं, 1 जूल एंड 1 जूल, तो किसमें से एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल जाएगा, Na में से। क्यों,